नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और देखिए आज आप 20 क्वेश्चन से अब कर पाते हैं कि नहीं। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते? ऑप्शन ए शोध प्रारूप, बी स्वत्वाधिकार यानी कॉपीराइट, सी पेटेंट नीति, डी डाटा शेयरिंग नीति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए शोध प्रारूप। दूसरा प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है पुस्तकें, बी अनुसूचियां, सी साक्षात्कार, डी प्रश्नावलियां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए पुस्तकें। तीसरा प्रश्न, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार के अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोहोर्ट स्टडी, बी केस स्टडी, सी पैनल स्टडी, डी ब्लाइंड स्टडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी केस स्टडी। चौथा प्रश्न मित्रों, वाणी यानी स्पीच के बजाय वॉइस अर्थात आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। ए शारीरिक भाषा के रूप में, बी वैयक्तिक भाषा के रूप में, सी पराभाषा के रूप में और डी वितरण भाषा के रूप में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है मित्रों ऑप्शन सी पराभाषा के रूप में। यह संप्रेषण की ऐसी युक्ति है अर्थात पराभाषा संप्रेषण की ऐसी युक्ति है जो आवाज़ के सतत अर्थों को काफ़ी हद तक सुधारने का कार्य करती है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो इसका ऑप्शन देखिए आपके पास 4 है, MS वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, एक्रोबैट रीडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों मोजिला फायरफॉक्स। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं मित्रों कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई उपयोगकर्ता उसमें सुधार, बदलाव, जुड़ाव अथवा उनका पुनः वितरण कर सकता है। आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? ऑप्शन ए मेल ज्वाइन, बी मेल कॉपी, सी मेल इंसर्ट, डी मेल मर्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों डी मेल मर्ज। सातवां प्रश्न, परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में क्या घटित हो रहा है? ऑप्शन ए सिस्टम एकीकरण, बी सामयिक विघटन, सी मनोवैज्ञानिक विघटन, सी डी स्थानिक एकीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों आंसर ऑप्शन ए सिस्टम एकीकरण। निस्संदेह ही जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम में एकीकरण ही हो रहा है। आठवां प्रश्न, एक कंप्यूटर में 1 बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं। ऑप्शन ए 4 बिट्स, बी 8 बिट्स, सी 16 बिट्स, डी 10 बिट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों 8 बिट्स और 4 बिट्स का मतलब होता है मित्रों एक निब्बल। 4 बिट्स को एक निब्बल कहते हैं, 8 बिट्स को एक बाइट कहते हैं। नौवां प्रश्न, जनवरी 31, 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए राकेश चंद्रा, बी प्रदीप कुमार, डी दिनेश अरोड़ा और डी RS शर्मा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों इसका डॉक्टर
डी आर.एस. शर्मा। NHA ही आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन करता है, यह भी मित्रों जान लीजिए। आइए 10वें प्रश्न की ओर। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। CR दास यानी चित्तरंजन दास, और B MG राणा डे, C VD सावरकर, D SN बैनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है मित्रों ऑप्शन ए CR दास, जिनका पूरा नाम हो जाएगा चित्तरंजन दास। और ये कब लिखा गया था? भारतीय आंदोलन के दौरान। 11वां प्रश्न, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मार्च 21, यानी डेट सब में बराबर ही है, 21 मार्च, 21 जून, 21 मई, 21 जून। और जो सन दिया गया हो 1994 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में 21 मई 1995, ऑप्शन सी 21 जून 1996 और ऑप्शन डी 21 जून 1999। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए मार्च 21 1994। 12वां प्रश्न, 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सियाचिन, लेह, मसूरी, मनाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों लेह। यह मित्रों 3500 मीटर है, 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस केंद्र की स्थापना लद्दाख क्षेत्र में मौसम संबंधी कोई भी सूचना अथवा चेतावनी को समय से पूर्व लोगों तक पहुंचाने की प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। 13वां प्रश्न मित्रों, 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। कृषि एवं किसान मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी पंचायती राज्य मंत्रालय। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों इसका पंचायती राज्य मंत्रालय। और यह पुरस्कार किस बात के लिए दिया गया है मित्रों? यह दिया गया है पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा जो है पंचायती राज संस्थानों में IT पहल और परिवर्तनकारी सुधारों के लिए परिणाम आधारित कामकाज में बेहतर पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए दिया गया था। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निवेशी यानी इनपुट डिवाइस नहीं है? ए माइक्रोफोन, बी कीबोर्ड, सी जॉयस्टिक, डी मॉनिटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मॉनिटर। 15वां प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो पहला ऑप्शन विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग और डी देवप्रयाग। तो मित्रों इसका करेक्ट ऑप्शन सही है कौन सा? ऑप्शन डी देवप्रयाग। और वहीं जब अलकनंदा भागीरथी आपस में मिलते हैं तो वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। 16वां प्रश्न, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन ए लियोन मेंडोका, बी आर्यन चोपड़ा, सी पी इनियन और डी अभिमन्यु पौराणिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मित्रों ऑप्शन ए लियोन मेंडोका। और ये कितने वर्ष की आयु में हुए थे मित्रों? 14 वर्ष 9 माह और 17 दिन की आयु में। 17वां प्रश्न, रोहतांग दर्रा अवस्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में दूसरा ऑप्शन कह रहा है, सी सिक्किम में, डी उत्तराखंड में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों आपका ए हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहुल व स्फीत घाटियों को जोड़ता है। 18वां प्रश्न मित्रों,
पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1986, 1981, 1987 और डी 1978। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए 1986 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए C.G. बैरो, डी ऑप्शन बी डी कास्त्री, सी वाल्टर जी रोशन और ऑप्शन डी D.R. बैटिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मित्रों जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्टर जी रोशन। और यह भी आप जान लीजिए, पहले बायोडाइवर्सिटी हिंदी में तो ठीक है जैव विविधता ही कहते थे, लेकिन इंग्लिश में पहले इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता था। बाद में इसका नाम जो है शॉर्ट करके बायोडाइवर्सिटी हो गया। बायोडाइवर्सिटी जहाँ एक शब्द है इंग्लिश का, वहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2 शब्द था। 20वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो ऑप्शन ए गोदावरी डेल्टा, बी गंगा डेल्टा, सी हिमालय और डी पश्चिमी तट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी पश्चिमी तट। 21वां प्रश्न, सैडलर आयोग संबंधित था? ऑप्शन ए न्यायपालिका से, बी राजस्व प्रशासन से, सी शिक्षा से, डी पुलिस प्रशासन से। तो करेक्ट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन सी शिक्षा से। और यह भी जान लें मित्रों यह आयोग जो है आया था कब? 1917 ईस्वी में। 22वां प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है? ए भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी संसद की। 23वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिससे न्यायालय निश्चित करता है। ऑप्शन आपका डी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी यही कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही हैं। थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं मित्रों कि परमादेश एक रिट है जिससे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है, यानी मौलिक कर्तव्यों के लिए नहीं मूल अधिकारों के उल्लंघन पर परमादेश जारी होता है। 24वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। आंसर है मित्रों ऑप्शन बी अनुच्छेद 43A। और यह भी जान लें कि ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। 25वां प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, बी सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, सी केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है और डी कह रहा है केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मित्रों ऑप्शन ये सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। और यह भी मित्रों याद रखिएगा यह जो है अनुच्छेद 137 के तहत। 26वां प्रश्न, स्वाधार योजना है
ऑप्शन ए अद्वितीय पहचान हेतु, ऑप्शन बी पुरुषों हेतु स्वरोजगार, ऑप्शन सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, और डी वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। तो इसका मित्रों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, और इसका प्रारंभ जो है वर्ष 2001-2 में किया गया था। 27वां प्रश्न, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी युग में जो है ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन हुआ था। 28वां प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ए तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। बी तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। सी तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। और ऑप्शन डी आपका कह रहा तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन ए तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। आप यह भी जान लें कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बना था, ये सब जो है समाज सुधार के उद्देश्य से बना था। 29वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए बिपिन चंद्र, बी आर कोपलैंड, और सी आर.सी. मजूमदार, और डी पी रॉबर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन बी आर कोपलैंड। और थोड़ा सा इसके बारे में मित्रों हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे जो शिशु होता है, जिसका शिशु होता है उस माँ बाप का यह कर्तव्य होता है कि उसको दूध पिलाया जाए, उसका सही से पालन पोषण किया जाए। अगर आर कोपलैंड की बात से हम सहमत हों कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, तो क्या ब्रिटिश राज को जो है भारतीय राष्ट्र को फलने फूलने का मौका नहीं देना था, लेकिन मौका देने के बजाय इसने क्या किया था? दबाने का काम किया था। आइए देखते हैं 30वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक हैं। ऑप्शन ए पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी शक्ति का योग, डी उपरोक्त किसी का नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है मित्रों, ऑप्शन सही है ऑप्शन सी देव और उसकी शक्ति का योग। तो मित्रों ये 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।